दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है स्टोरी मग में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार का भी पूरा ख्याल रख रहे होंगे। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि वो ऐसा किस्सा है जो आपको सैकड़ों साल पीछे ले जाएगा। एक ऐसे समय में जब राजा महाराजाओं का दौर था और सपने भी इशारे किया करते थे। ये कहानी है उज्जैन नगरी की, जहां खुशहाली भी थी, समृद्धि भी और न्याय भी। उस समय उज्जैन पर एक बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय राजा का राज्य था। लोग अपने राजा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन राजा के जितने चर्चे थे, उतनी ही चर्चा उनके बेटे की भी होती थी। राजकुमार न सिर्फ राजा का बेटा था, बल्कि अपने अच्छे स्वभाव, समझदारी और बुद्धिमानी के लिए भी मशहूर था। लोग कहा करते थे, जब ये राजकुमार राजा बनेगा तब भी उज्जैन में खुशहाली बनी रहेगी, क्योंकि इसमें अपने पिता जैसे ही अच्छे गुण हैं। अब भले ही राजा अपने बेटे की तारीफें सुनते थे, मगर एक पिता का दिल कभी निश्चिंत नहीं हो सकता। राजा हमेशा राजकुमार की भलाई के लिए सोचते रहते थे। महल में कोई अजीब बात होती या कोई अनहोनी सपना भी आता तो राजा तुरंत अपने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछते, कहीं ये सपना राजकुमार से तो जुड़ा नहीं है। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने राजा की बेचैनी और बढ़ा दी। उस रात राजा ने लगातार 3 अजीब और डरावने सपने देखे। पहले सपने में राजा ने देखा एक बहुत बड़ा पेड़, इतना बड़ा कि उसकी टहनियां आसमान तक फैली हुई थीं। उस पेड़ पर अजीब अजीब फल लगे थे। कुछ फल सोने के थे, कुछ चमचमाते हीरों के और कुछ लाल रंग के मणियों जैसे। वो पेड़ जितना सुंदर दिख रहा था, उतना ही दर्द में भी था। उसकी जड़ों से धीरे धीरे खून टपक रहा था और पेड़ जैसे रो रहा था। ये सपना देखकर राजा का दिल धक धक करने लगा। वे घबराकर जाग गए। कई क्षणों तक वे उसी स्वप्न के विषय में सोचते रहे, फिर किसी तरह दोबारा सो गए। दूसरे स्वप्न में उन्होंने कुछ व्यक्तियों को शतरंज खेलते देखा। खेल चलता रहा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें कोई जीतता नहीं था और न ही कोई हारता था। राजा को यह स्वप्न भी रहस्यमय प्रतीत हुआ। वे फिर नींद से जाग गए और असमंजस में पड़ गए। तीसरे स्वप्न में उन्होंने एक ऐसे नगर को देखा जहां 52 राजा बैठे थे और वे सब अपने हाथों से चक्की पीस रहे थे। यह दृश्य राजा को बहुत भयावह लगा। जब उनकी नींद टूटी तब भोर होने को थी। तीनों स्वप्न राजा के मन में बेचैनी पैदा कर चुके थे। उन्हें अनिष्ट की आशंका सताने लगी। सुबह होते ही राजा ने अपने दरबार में विद्वानों, ज्योतिषियों और स्वप्न विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। उन्होंने अपने देखे गए तीनों स्वप्नों का वर्णन किया और उनकी व्याख्या जाननी चाहिए। दरबार में उपस्थित सभी विद्वान विचार में डूब गए। वे ग्रंथों को टटोलने लगे, अपने ज्ञान के आधार पर विभिन्न तर्क देने लगे, लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल सका। ज्योतिषियों ने अंत में हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कुछ स्वप्न हमारे मन की गहराइयों से उत्पन्न होते हैं और उनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। वे केवल एक भ्रम होते हैं। लेकिन राजा को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उन्हें विश्वास था कि इन स्वप्नों का कोई न कोई गूढ़ संकेत अवश्य है। उज्जैन नगरी में हलचल मची थी। राजा के स्वप्नों की गूढ़ पहेली का हल अब तक नहीं मिला था और पूरा नगर इस चिंता में डूबा था कि आखिर इन सपनों का क्या अर्थ है। वहां की प्रजा भी चिंतित थी, लेकिन सबसे अधिक चिंता खुद राजा को थी। कहीं यह संकेत उनके पुत्र राजकुमार के भविष्य से तो नहीं जुड़ा। राजकुमार यह सब देख रहा था। वह जानता था कि उसके माता पिता उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन नियति से बचा नहीं जा सकता। उसने अपने पिता को आश्वस्त किया, पिताजी, चिंता मत कीजिए। अगर मेरे भाग्य में कोई परीक्षा लिखी है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। कोई भी इंसान अपनी तकदीर को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं इन स्वप्नों की सच्चाई को खोज निकालूंगा। राजकुमार ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण यात्रियों की तरह वस्त्र धारण किए। कमर में सोने की अशर्फियां बांधी, माता पिता के चरण स्पर्श किए और अपने घोड़े पर सवार होकर अज्ञात मंजिल की ओर निकल पड़ा। दिन भर वह अनजान रास्तों पर सफर करता और रात किसी गांव या वीराने में गुजारता। एक शाम यात्रा करते करते वह एक घने जंगल में जा पहुंचा। यह स्थान बेहद विशाल था, लेकिन वीरान पड़ा था। चारों ओर सूखे पेड़, बिखरी हुई झाड़ियां
और टूटे फूटे खंडहर दिखाई दे रहे थे। आसमान में सूरज ढल चुका था। अंधेरा धीरे धीरे घना होने लगा था। राजकुमार ने सोचा कि इस अजनबी जगह का निरीक्षण दिन में ही कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। उसने देखकर रात में सोने का एक सही स्थान तलाश लिया और उसके बाद उसने अपनी पोटली से रोटी निकालकर खाई, पास के झरने से ठंडा पानी पिया और एक बड़े पेड़ के नीचे लेट गया। जंगल की निस्तब्धता में केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। आधी रात बीत चुकी थी जब अचानक एक तेज आंधी चली। हवा इतनी प्रचंड थी कि आसपास के सूखे पत्ते और टहनियां हवा में उड़ने लगे। तभी किसी विशाल जीव के पंख फड़फड़ाने की एक भयानक आवाज गूंज उठी। राजकुमार चौकन्ना हो गया। वह फौरन पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और पत्तों की आड़ में छिपकर नीचे देखने लगा। चंद्रमा की हल्की रोशनी और तारों की टिमटिमाहट में उसने जो दृश्य देखा वह किसी भी साधारण मनुष्य को भय से कंपा सकता था। सामने घने अंधकार से निकलकर एक अजीबोगरीब जीव प्रकट हुआ। उसका शरीर अत्यंत विशाल था, रंग रात्रि के समान काला और उसके लंबे लंबे नुकीले दांत चमक रहे थे। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और विशाल पंखों को हिलाते ही चारों ओर धूल का बवंडर उठने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी राक्षस की छाया हो जो इस जंगल का स्वामी हो। राजकुमार स्तब्ध रह गया। रात का घना अंधकार धीरे धीरे अपनी गहराई में समा रहा था। राजकुमार पेड़ की ऊंचाई से नीचे झांक रहा था। वह जो देख रहा था किसी डरावने स्वप्न से कम नहीं था। सामने वह भयानक दैत्य, जिसकी लाल आंखें अंधेरे में अंगारे की तरह चमक रही थीं, धीरे धीरे एक दिशा में बढ़ता जा रहा था। जब वह काफी दूर निकल गया तो राजकुमार सावधानी से पेड़ से नीचे उतरा। उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। डर और जिज्ञासा के मिश्रण ने उसकी नींद छीन ली थी। सुबह का उजाला धीरे धीरे जंगल में फैलने लगा। राजकुमार ने रात की घटनाओं पर विचार किया। तभी अचानक फिर से वैसी ही तेज हवा चली। राजकुमार जानता था कि यह संकेत था उस दैत्य के वापस आने का। वह सतर्क हो गया और पास के एक बड़े खंडहर की ओर बढ़ा। खंडहर बेहद विशाल था। उसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। बीच में एक बड़ा पलंग रखा था और उस पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री लेटी थी। लेकिन जैसे ही राजकुमार ने उसके चेहरे पर नजर डाली, उसका रक्त जम गया। स्त्री का सिर धड़ से अलग था और वह पास ही रखा हुआ था। सबसे अधिक विचित्र बात यह थी कि उसके सिरहाने एक अनोखा वृक्ष खड़ा था, जिसमें समुद्र के रंग जैसे गहरे नीले फूल खिले थे और उस पर झूमते फल चमकते हुए माणिक और हीरे के समान दिखाई दे रहे थे। राजकुमार स्तब्ध रह गया। यह दृश्य किसी सपने से कम नहीं था, या शायद यह वही सपना था जो उसके पिता ने देखा था। क्या इस दैत्य और इस स्त्री के बीच कोई संबंध था? राजकुमार ने निश्चय किया कि जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। उसे इस स्थान पर कुछ दिन रहकर पूरी स्थिति को समझना होगा। दिन भर वह उस महलनुमा खंडहर के इर्द गिर्द घूमता रहा। वहां और भी कई वृक्ष थे जिन पर विचित्र फल लगे हुए थे। उसने एक फल तोड़ा, उसे खाया और शाम ढलते ही फिर से एक कोने में जाकर छुप गया। आधी रात होते ही फिर से वही भयानक आंधी चली। पेड़ों की डालियां झूमने लगीं, सूखे पत्ते उड़ने लगे और तभी दूर से वही दैत्य प्रकट हुआ। उसकी आंखें दो जलते हुए दीपों जैसी चमक रही थीं। वह जमीन पर भारी कदमों से चलते हुए गरजता हुआ बोला, मानसगढ़, मानसगढ़, और फिर महल के भीतर चला गया। राजकुमार ने फिर से एक पेड़ पर चढ़कर छुपने का निर्णय लिया। इस बार वह और भी चौकन्ना था। जैसे ही दैत्य अंदर पहुंचा, उसने उस स्त्री के सिरहाने पड़े अनोखे फूलों और उन अद्भुत फलों को उठा लिया और उनकी जगह एक पक्षी को रख दिया। अचानक वह स्त्री, जो अब तक निर्जीव प्रतीत हो रही थी, धीरे धीरे उठकर बैठ गई। उसके कटे हुए सिर ने फिर से उसके शरीर से जुड़ने का आभास दिया और तभी वह अनोखा वृक्ष जो वहां सिरहाने खड़ा था, अचानक गायब हो गया। दैत्य ने स्त्री को देखकर प्रसन्नता से कहा, आज की चांदनी रात ने तुझे बहुत सुंदर बना दिया है। क्या तू मेरी रानी बनेगी? फिर उसने थोड़ा रुककर इधर उधर देखा और गहरी आवाज में पूछा, यहां कोई इंसान तो नहीं आया? मुझे किसी मनुष्य की गंध सी महसूस हो रही है। स्त्री ने धीमी स्थिर आवाज में उत्तर दिया, यहां कौन आएगा? मैं भी तो इंसान हूं, शायद मेरी ही गंध होगी।
राजकुमार सांस रोककर पेड़ की डालियों के बीच छुपा हुआ था। उसकी आंखें उस विचित्र घटना को टकटकी लगाए देख रही थीं। लेकिन तभी उसने देखा कि दैत्य ने पास रखी तलवार उठाई और देखते ही देखते फिर से उस स्त्री का सिर काट दिया। रक्त की बूंदें जमीन पर टपकने लगीं और उसके गिरते ही वही अनोखा वृक्ष फिर से वहां प्रकट हो गया। उस पर फिर से वही चमकते हुए फूल और फल लटकने लगे। दैत्य ने वैसा ही किया जैसा पहले किया था। उसने सिरहाने रखे फूलों और पक्षी को फिर से बदल दिया और गुर्राता हुआ महल से बाहर चला गया। रात के साए धीरे धीरे छोंटने लगे थे। राजकुमार अब भी पेड़ पर बैठा सोच रहा था कि आखिर यह सब क्या था। जैसे ही आकाश में सूरज की पहली किरणें फैलीं, वह धीरे से नीचे उतरा और उजाला होने का इंतजार करने लगा। जब चारों ओर पूरी तरह रोशनी फैल गई तो उसने हिम्मत जुटाकर उस रहस्यमयी स्त्री के पास जाने का निश्चय किया। राजकुमार ने धीरे धीरे उसके सिरहाने रखे जादुई फूलों और चिड़िया को बदला। कुछ ही क्षणों में वह स्त्री धीरे धीरे उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में विस्मय और जिज्ञासा झलक रही थी। उसने कृतज्ञता से पूछा, तुम कौन हो भाई, और मुझे क्यों जीवित किया? मैं कई वर्षों के बाद पहली बार सूरज की रोशनी देख रही हूं। राजकुमार ने शांति से उत्तर दिया, मैं एक यात्री हूं। इस जंगल होकर गुजर रहा था कि रात हो गई और मैं यहां सुरक्षित ठिकाना देखकर ठहर गया। लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मैं दंग रह गया। मैंने तुम्हें हर रात मरते और फिर जीवित होते देखा। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और यह दैत्य तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता है? स्त्री की आंखों में पुरानी यादों की छाया तैर गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं एक राजकुमारी हूं। अपने महल की छत पर खड़ी होकर चांदनी का आनंद ले रही थी। तभी यह दैत्य वहां से गुजरा और मेरी सुंदरता से मोहित होकर मुझे उठाकर यहां ले आया। तब से मैं इसकी कैद में हूं। यह जादुई तलवार और यह रहस्यमयी झाड़ियां इसकी शक्ति का स्रोत है। हर रात यह मुझे मारता है और फिर जीवित कर देता है। लेकिन बीती रात जब तुम यहां थे तो इसे किसी मनुष्य की उपस्थिति का आभास हो गया था। यही कारण था कि वह बेचैन था। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि सूर्यास्त होने से पहले तुम यहां से दूर चले जाओ, वरना यह दैत्य तुम्हें भी मार डालेगा। राजकुमार ने कहा, अब जब मैं यह सब जान चुका हूं तो तुम्हें इसकी कैद से मुक्त किए बिना मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इस दैत्य का अंत करके ही यहां से जाऊंगा। इसके बाद राजकुमार ने उस रास्ते की पहचान की जिससे होकर दैत्य रात में उस खंडहरनुमा महल तक पहुंचता था। वहां उसने एक विशाल गड्ढा खोदने का निश्चय किया। राजकुमारी ने भी उसकी सहायता की। दिन भर मेहनत के बाद गड्ढा बहुत गहरा और चौड़ा हो गया। इसके बाद राजकुमार ने सूखी झाड़ियां, घास और पत्ते इकट्ठे किए और गड्ढे को इस तरह ढक दिया कि वह जमीन जैसा दिखाई दे। शाम होते ही दोनों ने स्नान किया और भोजन किया। इसके बाद राजकुमार ने वही प्रक्रिया दोहराई। उसने जादुई तलवार से राजकुमारी का सिर अलग किया, चिड़िया को बदला और सब कुछ ठीक पहले जैसा ही कर दिया। उसके बाद राजकुमार उस महल के पास के एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और दैत्य के आने की प्रतीक्षा करने लगा। आधी रात को फिर से तेज आंधी चली। दैत्य की गूंजती हुई आवाज सुनाई देने लगी, मानसगढ़, मानसगढ़। वह महल की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने गड्ढे पर कदम रखा, उसे लगा कि जैसे जमीन फट गई हो और वह तेज गर्जना करते हुए उस गड्ढे में गिर पड़ा। राजकुमार ने तत्परता से ऊपर से जलती हुई मशालें और सूखी झाड़ियां गड्ढे में डालनी शुरू कर दीं। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी। दैत्य चीखते हुए छटपटाने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी गर्जना शांत होती चली गई और अंततः वह पूरी तरह उस अग्नि में भस्म हो गया। जैसे ही दैत्य समाप्त हुआ, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, हे वीर, तुमने राक्षस का अंत किया है, इसलिए तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। राजकुमार ने शांत भाव से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यह जादुई तलवार और चिड़िया ले जा रहा हूं, लेकिन एक अनुरोध है। क्या तुम एक बार मेरे सामने रक्त से निर्मित वह आकृति बना सकते हो ताकि मैं उसे देख सकूं? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, जब भी मुझे पुकारोगे मैं चली आऊंगी। इसके बाद वह राजकुमारी अपने राज्य की ओर रवाना हो गई और राजकुमार अपने सफर पर आगे बढ़ गया।
राजकुमार ने अपने सपनों को सच करने की ठान ली थी और अब वह अपने अगले लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा था। कई दिनों तक भटकने के बाद एक शाम वह एक सुनसान जंगल में ठहर गया। यह जगह पहले के मुकाबले और भी अधिक वीरान थी। सूखे पेड़, झाड़ियों के ढेर, बिखरे हुए पत्ते और कहीं कहीं राख के ढेर इस जगह को और भी भयावह बना रहे थे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था जो बाकी जगहों से अधिक साफ सुथरा था। राजकुमार पहले तो वहीं सोने का विचार करने लगा, लेकिन चबूतरे की सफाई देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ कि शायद कोई तो इस जगह की देखभाल करता होगा, तभी यह साफ सुथरा है। यह सोचकर उसने वहां रुकने का इरादा बदल दिया और थोड़ा हटकर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे जमीन साफ कर ली। अजनबी जगह, जंगली जानवरों का डर और किसी अनहोनी की आशंका, ऐसे माहौल में उसे नींद कहां आने वाली थी। आधी रात के करीब ठंडी हवा तेज होने लगी। अचानक एक तेज आंधी चली और वातावरण रहस्यमय हो उठा। राजकुमार ने पेड़ की ओर से देखा कि 4 घुड़सवार हवा में उड़ते हुए वहां उतरे। उन्होंने अपने घोड़े एक पेड़ से बांध दिए और उस चबूतरे पर जाकर चारों बैठ गए। फिर उन्होंने एक शतरंज की बिसात बिछाई और खेल में लीन हो गए। राजकुमार छिपकर यह सब देख रहा था। पूरी रात बीत गई, लेकिन उनमें से कोई भी जीत नहीं सका और न कोई हार मानने को तैयार था। यह देखकर राजकुमार के मन में विचार आया, यही सही समय है अपने दूसरे लक्ष्य को पूरा करने का। अगर इस मौके को खो दिया तो शायद फिर कभी न मिले। हिम्मत जुटाकर वह छिपने की जगह से बाहर निकला और सीधा उनके पास जाकर बोला, कैसे खिलाड़ी हो तुम, जो न जीत सकते हो और न हार सकते हो? राजकुमार की बात सुनकर वे चारों आश्चर्यचकित रह गए। पहले तो वे हैरानी से उसे घूरते रहे, फिर क्रोध में भरकर बोले, तू कौन है और इतनी हिम्मत कैसे हुई हमसे बात करने की? उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, हम में से हर एक इतना कुशल खिलाड़ी है कि आज तक हमें कोई हरा नहीं सका। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम चारों को एक एक करके हरा दूं तो? वे सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, अगर तू हमें हरा सका तो हम तेरे गुलाम बन जाएंगे, लेकिन अगर हार गया तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। राजकुमार ने चुनौती स्वीकार कर ली। शतरंज की बिसात बिछी और खेल शुरू हुआ। राजकुमार ने अपने बुद्धि और धैर्य का परिचय देते हुए एक एक करके चारों को हरा दिया। राजकुमार की जीत होते ही वे चारों बोले, अब से हम तेरे गुलाम हुए, लेकिन हम इंसान नहीं हैं जो तेरे साथ रह सकें, मगर जब भी तुझे हमारी जरूरत होगी बस हमारे घोड़ों के बाल को आग दिखा देना, हम तुरंत तेरे पास पहुंच जाएंगे। इतना कहकर वे चारों अपने घोड़ों पर सवार हुए और देखते ही देखते हवा में गायब हो गए। राजकुमार ने अपने दूसरे सपने को भी हकीकत बना दिया था, लेकिन जब तक तीसरा सपना पूरा नहीं होता वह घर लौटने वाला नहीं था। अगली सुबह वह अपने सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों तक लंबी यात्रा करने के बाद वह एक नगर में पहुंचा। पूरा दिन नगर में घूमने के बाद जब वह राजमहल के पास से गुजरा तो उसने देखा कि महल के विशाल द्वार पर एक बड़ा नगाड़ा रखा था। उसने वहां खड़े लोगों से पूछा, यह नगाड़ा यहां क्यों रखा है? लोगों ने बताया, इस राज्य पर कोई राजा नहीं बल्कि एक रानी का शासन है। वह बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। उसकी शादी के लिए कुछ शर्तें हैं। जो कोई भी उससे विवाह करना चाहता है वह इस नगाड़े पर चोट करता है, फिर रानी उसे बुलाकर अपनी शर्तें बताती है। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, अगर कोई उसकी शर्तें पूरी न कर सके तो? लोगों ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो उसे रानी का गुलाम बनकर जीवन भर चक्की पीसनी पड़ेगी। आज तक कोई भी उसकी शर्तें पूरी नहीं कर सका है। राजकुमार को अब अपनी मंजिल साफ दिखाई दे रही थी। उसने ठान लिया कि वह रानी की कठिन शर्तों को पूरा करके न केवल उसे जीत कर दिखाएगा बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से सभी का दिल भी जीत लेगा। वह एक सराय में जाकर ठहरा और एक साधारण लड़के का भेष धारण कर लिया। अगले दिन सुबह होते ही वह राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। वहां एक विशाल नगाड़ा रखा था जिसे बजाकर उसने राजकुमारी से विवाह की इच्छा जताई जाती थी। राजकुमार ने पूरे जोश के साथ नगाड़े पर जोर जोर से कई चोटें मारी। महल के अंदर बैठे दरबारियों और रानी के सेवकों के कान खड़े हो गए। जब यह बात रानी तक पहुंची तो वह क्रोध से लाल पीली हो गई।
यह कौन अभद्र व्यक्ति है जो लग रहा है कि जैसे नगाड़े को तोड़ ही डालेगा। रानी गुस्से से बोली। एक सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, महारानी, एक गरीब लड़का है और उसका कहना है कि वह आपसे विवाह करना चाहता है और आपकी सभी शर्तें पूरी करने के लिए भी तैयार है। रानी को यकीन नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा, क्या उसे पता नहीं कि मेरे महल में 55 राजा चक्की पीस रहे हैं जो मेरी शर्तें पूरी करने में असफल रहे, और अब एक गरीब का छोकरा भी चला आया। सेवक ने सिर झुकाकर कहा, महारानी, उसे सब पता है, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा हुआ है। रानी गुस्से से तिलमिला उठी। मैंने अब तक राजाओं को चक्की पिसवाई है, लेकिन इसके तो मैं टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी। राजकुमार बिना डरे मुस्कुराया और बोला, मंजूर है महारानी, आप अपनी शर्तें बताइए। रानी, जो पर्दे के पीछे बैठी थी, ठहरे हुए स्वर में बोली, पहली शर्त यह है कि तुम्हें लोहे के एक मोटे खंभे को लकड़ी की कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े में करना होगा। राजकुमार ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे वहां ले चलो जहां वह खंभा रखा है। सेवक उसे महल के एक बड़े आंगन में ले गए। वहां एक बेहद मोटा और मजबूत लोहे का खंभा गड़ा हुआ था और उसके पास एक मामूली सी लकड़ी की कुल्हाड़ी रखी थी। जो भी इस शर्त को पूरा करने आता था, वह इस दृश्य को देखते ही हिम्मत हार जाता था, क्योंकि लकड़ी की कुल्हाड़ी से लोहे को काटना नामुमकिन था। राजकुमार ने खंभे को गौर से देखा। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण खंभा नहीं था, बल्कि बड़ी चतुराई से तैयार किया गया था। लेकिन उसकी पैनी नजर ने भेद को पहचान लिया। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन भगवान को याद किया। फिर उसने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी उठाई और खंभे पर वार किया। देखते ही देखते खंभा 2 हिस्सों में बंट गया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इस शर्त को पूरा कर सकेगा। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, मैं पहली शर्त पूरी कर चुका हूं, अब अगली शर्त बताइए। महल में नगाड़ा जोर जोर से बजने लगा। रानी भी अवाक रह गई। वह सोचने लगी कि जो काम बड़े बड़े राजाओं से नहीं हुआ, वह इस गरीब लड़के ने कैसे कर दिखाया। लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखा और दूसरी शर्त सुना दी। दूसरी शर्त यह है, रानी ने धीमे मगर कठोर लहजे में कहा, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि मुझे एक ही रात में 12 बार बोलने पर मजबूर होना पड़े। लेकिन याद रखना, तुम मुझसे सीधे न बात करोगे, न मुझे देखोगे और न ही छूने की कोशिश करोगे। तुम पर्दे के बाहर बैठोगे और मुझे बोलने के लिए विवश करोगे। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। राजकुमार बिना किसी झिझक के बोला, मुझे यह शर्त भी स्वीकार है। उस रात के लिए महल में विशेष व्यवस्था की गई। राजकुमार वापस सराय में चला गया और वहां से एक वीरान जगह पर गया, जहां उसने अपने 4 अदृश्य साथियों को बुलाने के लिए घोड़े के बालों को आग दिखाई। जैसे ही बाल जलने लगे, वे चारों घुड़सवार प्रकट हो गए। राजकुमार ने उन्हें अपनी दूसरी शर्त के बारे में बताया। वे हंस पड़े और बोले, यह तो बहुत आसान है। हम चारों रानी के चारों ओर ऐसी जगहों पर छिप जाएंगे जहां उसे हमारी उपस्थिति महसूस हो, लेकिन दिखे नहीं। एक घुड़सवार उसके सिर के ऊपर छत में रहेगा, दूसरा उसके पैरों के पास, तीसरा उसके तख्त के पर्दे में और चौथा उसके चंदन के हार में। तुम हमें बारी बारी से पुकारना, बाकी काम हम संभाल लेंगे। राजकुमार मुस्कुरा दिया। अब वह पूरी तरह तैयार था। चारों जिन गायब हो गए तो राजकुमार वापस सराय में आया, भोजन किया और विश्राम करने चला गया। शाम को नहाकर साफ सुथरे साधारण वस्त्र पहने, माथे पर लंबा तिलक लगाया और गले में रुद्राक्ष की माला डालकर तैयार हुआ। रात के समय वह रानी के महल की ओर बढ़ा। महल के भीतर रानी अपने कक्ष में राज सिंहासन पर बैठी थी। चारों ओर भारी पर्दे झूल रहे थे। पास ही एक कुर्सी रखी थी, जिस पर राजकुमार जाकर बैठ गया। कुछ देर तक मौन रहा, फिर धीरे धीरे बोला, रानी कहीं खोई खोई सी लग रही हैं, कभी इधर झुकती हैं, कभी उधर। हम पैरों की हालत तो देख ही रहे हैं, लेकिन यदि मैं सारी शर्तें जीत गया तो इसका अंजाम क्या होगा? अंदर से हल्की आवाज आई, बेबुनियाद बातें मत करो, कुछ ऐसा कहो जिससे रात कट जाए। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो चलिए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में 4 मित्र रहते थे।
एक बढ़ई, एक दर्जी, एक सुनार और चौथा स्वयं राजा का पुत्र था। राजा को अपने पुत्र की साधारण परिवार के बच्चों से मित्रता पसंद नहीं थी, लेकिन राजकुमार अपने मित्रों से बहुत स्नेह करता था। एक दिन राजकुमार अपने इन मित्रों के साथ शिकार के लिए जंगल चला गया, परंतु जंगल घना था, रास्ता भटक गए। रात हो गई तो चिंता बढ़ गई। राजकुमार सोचने लगा कि महल में उसकी खोज हो रही होगी और उसके मित्र डर रहे थे कि कहीं कोई जंगली जानवर उन पर हमला न कर दे। आखिरकार तय हुआ कि चारों बारी बारी से पहरा देंगे, ताकि सभी को कुछ समय विश्राम भी मिल सके और सुरक्षा भी बनी रहे। पहली पहरेदारी बढ़ई की थी। रात गहरी थी, नींद आंखों में समाने लगी। जागते रहने के लिए उसने लकड़ी उठाई और अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए एक सुंदर गुड़िया बना दी। पहरे का समय पूरा हुआ तो उसने दर्जी को जगा दिया। दर्जी ने देखा कि बढ़ई ने अपनी कला दिखा दी तो वह भी सोचने लगा कि उसे भी कुछ करना चाहिए। उसने अपनी थैली से सुई धागा निकाला, अपनी ही कमीज काटकर गुड़िया के लिए सुंदर वस्त्र बना दिए। जब उसका पहरा समाप्त हुआ तो उसने सुनार को जगा दिया। सुनार ने देखा कि दोनों मित्र अपने हुनर का प्रदर्शन कर चुके हैं। उसने अपनी थैली से औजार निकाले, लकड़ियों को जलाकर सोने की जंजीर पिघलाई और गुड़िया के लिए सुंदर आभूषण तैयार कर दिए। फिर उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार ने देखा कि उसके तीनों मित्रों ने अपनी कला का परिचय दे दिया, लेकिन उसे कोई विशेष कौशल नहीं आता था। वह सोचने लगा कि सुबह होते ही सब उसका उपहास उड़ाएंगे। यह सोचकर वह दुखी हो गया और आत्महत्या करने का विचार करने लगा। उसी समय उधर से एक वृद्ध तपस्वी गुजरे। उन्होंने राजकुमार को रोते हुए देखा और पूछा, बेटा, यह क्या कर रहे हो? जीवन को नष्ट करना पाप है। राजकुमार ने अपनी व्यथा सुनाई तो संत मुस्कुराए और बोले, हर किसी की काबिलियत अलग होती है, लेकिन याद रखना, सच्ची शक्ति किसी वस्तु को बनाने में नहीं बल्कि उसे जीवन देने में है। यह कहते हुए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और चमत्कार हुआ। वह निर्जीव गुड़िया एक जीवंत कन्या में बदल गई। कहानी समाप्त कर राजकुमार ने रानी से पूछा, बताइए, इनमें से सबसे श्रेष्ठ कार्य किसका था? रानी ने उत्तर दिया, बढ़ई का कार्य सबसे श्रेष्ठ था, जिसने गुड़िया बनाई। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सबसे बड़ा कार्य दर्जी ने किया, जिसने गुड़िया के तन को ढक दिया। दोनों के बीच बहस तेज होती गई। अंत में रानी से सहन नहीं हुआ और उसने सिंहासन के पास रखे सटिक पर छड़ी मारते हुए कहा, मूर्ख, असली काम तो उस व्यक्ति ने किया जिसने इस गुड़िया में जान फूंक दी। राजकुमार ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, रानी, यह मत कहिए। लेकिन रानी के मुंह से यह शब्द निकल चुके थे। जैसे ही रानी ने यह कहा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मन ही मन पछताने लगी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। रानी के पास रखे पानदान में बैठा जिन अचानक बोल उठा, अरे भैया, क्या बताऊं, जब से तुम शर्तें जीतने लगे हो तब से मेरी तो शामत ही आ गई है। सबसे ज्यादा गुस्सा तो रानी मुझ पर ही निकालती है। कभी उठाकर पटकती है, कभी धक्के देती है, कभी जोर से बंद कर देती है। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। अगर तुम सारी शर्तें जीत जाओ तो मुझे अपनी सेवा में ही रख लेना। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बातें मत करो जिन भाई, ऐसी बातें करो जिससे रात कटे। जिन ने कहा, ठीक है, चलो मैं भी तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक प्रतापी राजा राज करता था। उसकी एक ही पुत्री थी, अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान। राजा चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह किसी सच्चे राजकुमार से हो, ऐसे राजकुमार से जिसके खून में कोई मिलावट न हो, जो शुद्ध राजवंश से आया हो। राजा के अनुसार सच्चे राजकुमार वे होते हैं जो फूल की तरह कोमल और संवेदनशील होते हैं, जो ऐसी चीजें भी महसूस कर सकते हैं जिन्हें आम लोग महसूस नहीं कर सकते। राजकुमारी का विवाह तय करने के लिए देश विदेश से कई राजा और राजकुमार प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। फिर एक दिन 3 राजकुमार आए और उन्होंने दावा किया कि वे असली राजकुमार हैं और उनकी रगों में शुद्ध राजवंशी रक्त बह रहा है। राजा ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने उन तीनों को महल में ठहराया, लेकिन उनके लिए विशेष व्यवस्था की। उन्हें 3 अलग अलग कमरों में रखा गया, जहां रेशमी बिस्तर,
आरामदायक गद्दे और हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थीं। राजा ने खुद जाकर देखा कि वहां पूरी शांति थी, कोई शोर नहीं था। अगली सुबह राजा ने दरबार में तीनों राजकुमारों को बुलाया और पूछा, कैसी रही आपकी रात? सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, मैं रात भर सो नहीं पाया। मुझे बिस्तर से अजीब सी बदबू आ रही थी, मेरे सिर में भयानक दर्द हो रहा था। राजा ने आश्चर्य से अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे उस रेशमी बिछौने की जांच करें। चादर उठाकर लाई गई। दरबारी और राजा ने सूंघा, लेकिन उसमें कोई गंध नहीं थी। राजा ने रेशम के व्यापारी को बुलवाया और पूछा, यह रेशम कहां से आई है? व्यापारी ने जवाब दिया, महाराज, मैंने यह रेशम एक बुनकर से ली थी। बुनकर को बुलाया गया। उसने बताया, मैंने यह रेशम एक स्थान से मंगवाई थी जहां बहुत उम्दा धागे बनते हैं। राजा ने और खोजबीन करवाई तो पता चला कि उस स्थान से कुछ ही दूरी पर एक गंदा नाला बहता था, जिसके कारण वहां की रेशम में हल्की सी दुर्गंध समा गई थी। यह बदबू इतनी हल्की थी कि किसी ने महसूस नहीं की, लेकिन उस राजकुमार ने इसे तुरंत पकड़ लिया। दरबारियों में हलचल मच गई। वे बोले, यह सच्चा राजकुमार है। राजा ने दूसरे राजकुमार की ओर देखा और पूछा, तुम्हारी रात कैसी बीती? राजकुमार ने कहा, महाराज, मैं रात भर सो नहीं सका। आपके महल में बहुत शोर था। उस शोर की वजह से मुझे सिरदर्द और बुखार तक हो गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने महल के प्रहरी से पूछा, क्या रात को किसी तरह का शोर हुआ था? सभी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं महाराज, रात भर महल में गहरी शांति थी। राजा को यह बात अजीब लगी। उसने और जांच करवाई। बहुत खोजबीन करने पर पता चला कि महल की चार दीवारी के बाहर काफी दूर एक छोटे से तालाब में रात के समय एक मेंढक पानी में कूदा था। उसकी हल्की सी आवाज ही राजकुमार के लिए असहनीय थी। दरबारियों ने फिर उत्साह से कहा, यही असली राजकुमार है। इसके बाद राजा ने तीसरे और सबसे छोटे राजकुमार से पूछा, तुम्हें रात कैसी बीती? राजकुमार ने उत्तर दिया, महाराज, आपके बिस्तर में एक छोटा सा कांटा था, जिसकी चुभन से मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा। जहां कांटा चुभता वहीं दर्द होता और मेरी पीठ में जगह जगह घाव हो गए। राजा ने आदेश दिया कि तुरंत राजकुमार के सोने की जगह का निरीक्षण किया जाए। जब सेवकों ने बिस्तर की चादरें हटाईं तो उन्हें नीचे बहुत ही नरम रुई से भरे गद्दे मिले। लोग हर गद्दे को हटाकर जांचते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अंत में 19वें गद्दे के नीचे एक छोटा सा बाल फंसा हुआ मिला। दरबारियों ने देखा कि राजकुमार की पीठ पर भी ठीक वैसे ही छोटे छोटे घाव थे, जैसे कि उस बाल की चुभन से हो सकते थे। दरबार में कोलाहल मच गया। सभी चिल्लाने लगे, यही असली राजकुमार है। पंदन ने कहानी खत्म करने के बाद राजकुमार से पूछा, अब बताओ, राजा ने किसे असली राजकुमार मानकर अपनी बेटी का विवाह किया? राजकुमार ने कहा, जिसे रेशम की बदबू महसूस हुई थी वही असली राजकुमार था। पंदन मुस्कुराया और बोला, नहीं, मेरे विचार में वह राजकुमार असली था जिसे दूर कहीं गिरते पानी की हल्की सी आवाज भी रात भर सोने नहीं दी। दोनों के बीच गर्मागर्म बहस होने लगी। रानी ने चुप रहने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और गुस्से में पंदन पर जोर से चिल्लाई, तुझे भी आज ही बोलना था। जिस राजकुमार की पीठ पर इतने गद्दों के नीचे दबे बाल की वजह से घाव हो गए वही असली था। बाकी दो तो केवल अनुमान लगा रहे थे, लेकिन सबसे छोटे राजकुमार का दर्द तो सबने अपनी आंखों से देखा। राजकुमार और पंदन हंसने लगे। पंदन बोला, चलो छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। फिर पंदन ने कहानी शुरू की। किसी नगर में एक अमीर व्यक्ति रहता था। उसका एक ही पुत्र था और वह चाहता था कि बेटा उसकी विरासत संभाले, लेकिन वह बेहद आलसी और निकम्मा था। दिन भर घर में पड़ा रहता या फिर नगर में यूं ही भटकता रहता। उसके माता पिता परेशान थे। मोहल्ले वालों ने सलाह दी, इसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी आएगी तो खुद सुधर जाएगा। अमीर व्यक्ति ने बेटे की शादी करा दी, लेकिन उसका आलस्य कम नहीं हुआ। अब तो वह घर से बाहर भी कम जाने लगा और दिन भर पत्नी के साथ बैठा रहता। कुछ समय बाद उसकी पत्नी भी तंग आ गई और उसने कहा, मुझे मेरे मायके भेज दो, मैं निकम्मे आदमी की पत्नी कहलाने से तंग आ चुकी हूं। यह बात उसके दिल में घर कर गई। अगले दिन उसने खाने की पोटली बांधी और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया।
जंगल में इधर उधर घूमने के बाद जब भूख लगी तो उसने पोटली से खाना निकाला और एक झरने के पास बैठकर खाया। ठंडा पानी पीने के बाद वह एक पेड़ के नीचे लेट गया और गहरी नींद में सो गया। जब शाम हुई तो उसने देखा कि बाकी लकड़हारे अपनी गाड़ियों में लकड़ियां भरकर घर लौट रहे हैं, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, ये तो लकड़हारा बनने आया था, लेकिन पूरे दिन एक भी लकड़ी नहीं काटी। शर्मिंदगी महसूस कर वह एक पेड़ के पास गया और उससे पूछने लगा, क्या मैं तुम्हें काट सकता हूं? लेकिन पेड़ कोई जवाब नहीं दे रहा था। रात होने लगी। जंगल में वह अकेला रह गया। तभी अचानक एक पेड़ से आवाज आई, अगर मुझे काटना तो मेरी लकड़ी का पलंग बनाना और उसे 1.25 लाख सोने के सिक्कों के बदले ही बेचना, इससे कम पर मत बेचना। लड़के ने उस पेड़ को काटना शुरू किया और काफी मेहनत के बाद आधी रात के करीब लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर पहुंचा। घर में घुसते ही उसने देखा मां बाप और पत्नी तीनों चिंता में डूबे बैठे थे। गांव के किसी आदमी से उन्होंने सुना था कि उनका बेटा जंगल में हर पेड़ से पूछता फिर रहा है, तुझे काटूं या छोड़ दूं? ये बात सुनकर मां ने माथा पकड़ लिया। हे भगवान, ये लड़का तो कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे तो भाग्य ही फूटे थे जो ऐसी औलाद मिली। आधी रात का वक्त था। पूरा घर नींद में डूब चुका था। सिर्फ उसकी पत्नी दरवाजे की ओर से झांक रही थी। उसने देखा कि उसका निकम्मा कहलाने वाला पति औजार लेकर बैठ गया है और लकड़ियों को तराशने में जुट गया है। पत्नी धीरे से बोली, सुबह बना लेना, इतनी रात को कौन पलंग बनाता है? लेकिन लड़के ने उसकी एक ना सुनी। पूरी रात मेहनत करता रहा। ठक ठक की आवाज पूरे आंगन में गूंजती रही। आखिरकार सुबह तक एक शानदार पलंग तैयार हो गया। पलंग की लकड़ियों पर नक्काशी इतनी बारीक थी जैसे किसी अनुभवी कारीगर ने इसे बनाया हो। सुबह होते ही उसने उस पलंग को सजाया और बाजार जाने की तैयारी करने लगा। गांव में हर हफ्ते शनिवार को राजा के महल के पास एक बड़ा बाजार लगता था। गांव-गांव से लोग अपना सामान बेचने आते थे। खास बात यह थी कि जो सामान दिन भर में नहीं बिकता, उसे राजा के आदेश पर महल का दरोगा खुद खरीद लेता। किस्मत से उस दिन भी शनिवार था। लड़का बड़ी उम्मीदों के साथ पलंग लेकर बाजार पहुंचा और एक कोने में अपना ठिकाना बना लिया। लोग आते, पलंग देखते और उसकी खूबसूरती की तारीफ करते। जब कीमत पूछते तो लड़का पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता, सोने के 1.25 लाख सिक्के। ये सुनते ही लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली से दिखने वाले पलंग की कीमत इतनी ज्यादा मांगी जा रही है। गांव के कुछ लोग जो उसे बचपन से जानते थे, मजाक उड़ाने लगे। अरे, ये तो वही है जो निकम्मा कहलाता था। अब पहला सामान बेचने आया है और पहली ही बार में सोने के 1.25 लाख सिक्के मांग रहा है। धीरे धीरे शाम होने लगी। सभी दुकानदार अपना अपना सामान बेचकर वापस लौटने लगे। तभी राजा महल की ऊपरी खिड़की से बाजार का हाल देख रहे थे। उनकी नजर एक कोने में बैठे लड़के और उसके पलंग पर पड़ी। उन्होंने दरोगा को बुलाया और पूछा, वो कौन है जो अब तक अपना सामान नहीं बेच पाया? दरोगा ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, वो एक नासमझ लड़का है। एक मामूली पलंग के बदले सोने के 1.25 लाख सिक्के मांग रहा है। कोई उसे खरीद ही नहीं रहा। राजा ने आदेश दिया, उसे हमारे सामने बुलाओ। दरोगा दौड़ता हुआ बाजार गया और लड़के को महल में चलने का आदेश दिया। लड़का पलंग छोड़कर सीधे राजा के सामने पेश हुआ। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता एक साधारण पलंग की कीमत कितनी होती है? लड़के ने बिना झिझक कहा, महाराज, यह पलंग साधारण नहीं है। आप इस पर एक रात सोकर देख लीजिए। अगर यह आपको साधारण लगे तो मैं एक सिक्का भी नहीं लूंगा, लेकिन अगर यह खास निकले तो कीमत वही रहेगी, सोने के 1.25 लाख सिक्के। राजा उसकी बातों में छुपे आत्मविश्वास को देखकर सोच में पड़ गए। आखिरकार उन्होंने शर्त मंजूर कर ली। सोने के 1.25 लाख सिक्के लड़के को दिए गए और पलंग महल में रखवा दिया गया। लड़का चादर में सिक्के बांधकर खुशी खुशी घर लौटा। घर में घुसते ही मां ने समझा, बेटा अनाज लेकर आया है। खुशी खुशी बहू को आवाज लगाई, बहू, आज तो हमारा बेटा कमाकर लाया है, जल्दी चक्की चलाकर रोटी बना। बहू ने पोटली उठाई तो भारीपन देखकर हैरान रह गई। उसने जब खोलकर देखा तो सोने की चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं।
वो खुशी से दौड़ती हुई सास के पास गई और बोली, मां जी, इसमें अनाज नहीं है, इसमें तो सोना है। मां ने भी पोटली खोली और जैसे ही सोने के सिक्के देखे, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बूढ़ी मां और बाप ने बेटे की बलैयां ली, माथा चूमा और कहा, अब तो हमारे बुरे दिन सच में खत्म हो गए। उधर राजा रात होते ही नए पलंग पर लेट गए, लेकिन नींद थी कि आंखों से गायब। वो बस आंखें मूंदे कुछ होने का इंतजार कर रहे थे। आधी रात के बाद ठीक 12 बजे राजा ने सुना। पलंग के एक पाए ने धीरे से कहा, सुनो भाइयों, आप तीनों महाराज को संभालो, मैं थोड़ी हवा खाने बाहर जा रहा हूं। राजा ये सुनकर दंग रह गए। देखते ही देखते पलंग का एक पाया धीरे से खिसका और हवा में उड़ता हुआ बाहर चला गया। राजा की आंखें हैरानी से फैल गईं, लेकिन वो चुपचाप लेटे रहे। कुछ ही देर बाद पाया वापस आया और बोला, मैं बाहर गया तो देखा महाराज के जूतों में एक जहरीला सांप बैठा है। मैंने सोचा, ये तो हमारे मालिक हैं, इनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है, इसलिए सांप को मार आया। अब मैं आराम से बैठता हूं। तभी दूसरा पाया बोला, अब मेरी बारी है, तुम लोग महाराज को संभालो, मैं भी बाहर की खबर लेकर आता हूं। इतना कहते ही दूसरा पाया भी हवा में उड़ गया और दरवाजे से बाहर निकल गया। दूसरा पाया उड़ता हुआ दरवाजे से बाहर निकला, लेकिन कुछ ही देर में घबराया हुआ वापस लौट आया। उसे इस तरह सहमा देखकर तीसरे भाई ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? वो बोला, मैं बाहर निकला तो देखा कि 2 चोर बादशाह के खजाने में सेंध लगा चुके हैं और खजाने को लूट कर ले जा रहे हैं। मैंने उन दोनों चोरों को पकड़कर मार गिराया है, मगर अकेले देखकर मजा नहीं आया। यह सुनकर तीसरा पाया मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, अब मेरी बारी है, मैं भी एक बार जाकर देखता हूं कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन अकेले जाने का मन नहीं कर रहा, तुम सब भी चलो, मिलकर देखेंगे। पहले पाया ने कहा, लेकिन अगर हम चारों ही चले जाएंगे तो बादशाह की सुरक्षा कौन करेगा? इस पर तीसरा पाया बोला, बादशाह तो गहरी नींद में सो रहे हैं, चलो क्यों ना बादशाह को भी साथ ले चलते हैं। इतना कहते ही पलंग अचानक जमीन से ऊपर उठा और हवा में उड़ता हुआ महल के बाहर निकल गया। बेचारे बादशाह, उनकी तो जान ही हलक में अटक गई। वो पलंग पर सीधा लेटे रहे, सांस रोके हुए और हर बात कान लगाकर सुनते रहे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो किसी कोने में दुबका बच्चा डर से कांप रहा हो। पलंग उड़ता गया और आखिरकार एक घने जंगल में जाकर एक बड़े पेड़ की डाल पर अटक गया। थोड़ी देर बाद बादशाह ने हिम्मत करके आंखें खोलीं तो देखा सामने ही घास के मैदान में एक चमचमाता हुआ भव्य दरबार सजा हुआ है। मैदान के बीचों बीच एक भव्य मंडप खड़ा था और उसके चारों तरफ सोने चांदी की चमचमाती कुर्सियां लगी थीं। सोने चांदी के बड़े बड़े बर्तन में तरह तरह के पकवान परोसे जा रहे थे। वह नजारा देखकर बादशाह की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी किसी ने आवाज लगाई, देखो वो पलंग पर कोई आदमी सो रहा है, उसे भी बुलाओ और खाना परोस दो। कुछ ही पलों में सोने चांदी की थालियों में लजीज पुलाव और रंग बिरंगे पकवान सजे हुए बादशाह के सामने लाकर रख दिए गए। बादशाह हैरानी और डर के बीच झूल रहे थे, मगर भूख के आगे डर थोड़ा कम हुआ। उन्होंने झिझकते हुए कुछ निवाले उठाए और खाना शुरू किया। इतने में वहां रौनक बढ़ गई, नाच गाने की महफिल सज गई। एक के बाद एक सुंदर अप्सराएं मंच पर आईं, जिनकी चाल में ऐसी लचक थी मानो हवाओं में भी सुगंध घुल गई हो। उनके नृत्य की अदाएं इतनी मोहक थीं कि सारा दरबार वाह वाह कर उठा। कभी उनके पायल की छनक, कभी उनके कंगनों की खनक और कभी उनकी मुस्कान, हर चीज दिल को लुभा रही थी। धीरे धीरे रात बीती और भोर की पहली किरण फूटने लगी। महफिल खत्म हुई, मेहमान विदा हुए और दरबारियों ने सारा सामान समेटना शुरू कर दिया। लेकिन तभी तीसरे पाए ने अपने साथियों से कहा, दोस्तों, यही वक्त है अपनी वफादारी निभाने का। चलो बादशाह को इस मुसीबत से बचाकर बाहर निकालते हैं। चारों पाए एक साथ हरकत में आ गए। देखते ही देखते उन्होंने अपने जादुई ताकत से उन लोगों के सिरों पर ऐसा कहर बरपाया कि सारे दरबारी और नौकर चाकर घबरा गए। कुछ ने तो डर के मारे सिर पकड़ लिया, कुछ ने भागने में ही भलाई समझी। चारों ओर अफरा तफरी मच गई, कोई इधर भागा, कोई उधर। पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया।
और फिर पलंग ने एक झटका लिया और हवा में उड़ता हुआ बादशाह को लेकर वापस राजमहल लौट आया। बादशाह की जान में जान आई। उन्होंने राहत की सांस ली। डर का पसीना अब भी माथे पर चमक रहा था, मगर मन ही मन वो सोच रहे थे कि जो भी हुआ शायद किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी रक्षा की है। सुबह हुई। बादशाह ने अपने सेवकों से जूते मंगवाए तो देखा उनके जूतों में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। अब बादशाह को यकीन हो गया कि रात का पूरा घटनाक्रम कोई सपना नहीं था। जो हुआ वो सब सच था। तभी महल के खजांची दौड़ते हुए दरबार में आए और हांफते हुए बोले, महाराज, रात को खजाने के पहरेदार सो गए थे। 2 चोरों ने सेंध लगाकर खजाना लूटने की कोशिश की, मगर किसी ने उन दोनों को मार गिराया। बादशाह सब समझ गए। उन्होंने उन पहरेदारों को डांट फटकार लगाई और फिर खास सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, महल के बाहर जो जंगल है वहां जाकर देखो कि रात का सारा मामला क्या था। कुछ ही देर में सेवक लौटे और घबराई हुई आवाज में बोले, महाराज, जंगल का पूरा नक्शा ही बदला हुआ है। वहां एक अद्भुत दरबार सजा हुआ था। सोने चांदी की कुर्सियां, चमचमाते बर्तन और इतना सोना चांदी कि आपके पूरे खजाने में भी नहीं होगा। बादशाह ने फौरन उन चारों पांवों को बुलवाया, उन्हें सम्मानित किया और जंगल से मिला सारा खजाना अपने खजाने में जमा कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद राजकुमार और पर्दे में छिपे जिन्न के बीच बहस छिड़ गई। राजकुमार का कहना था कि सबसे अच्छा पाया वो था जिसने सांप को मारकर बादशाह की जान बचाई। वहीं आत्मा का कहना था कि सबसे अच्छा पाया वो था जिसने चोरों को पकड़कर खजाना बचाया। जब बहस बढ़ती गई तो रानी भी बोल पड़ी, अरे मूर्खों, असली हीरो तो वो है जिसने पूरा दरबार ही सजाकर बादशाह को इतना सारा सोना चांदी दिलाया। राजकुमार गुस्से में भर गया और उसने पर्दे पर जोर से हाथ मारा। रानी की आंखों में गुस्सा और बेबसी के आंसू भर आए। आंखों से आंसू बह निकले थे, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह कुछ नहीं बोलेगी। रात का आखिरी पहर चल रहा था। राजकुमार ने रानी के पास रखे चंदन की लकड़ी के हार की ओर देखा और हार से कहा, अरे चंदन हार, रानी हमसे क्यों नाराज हैं? तुम ही कुछ कहो ताकि ये रात कट सके। चंदन का हार धीमे स्वर में बोला, भैया, मेरी तो हालत ही खराब हो रही है। रानी कभी गुस्से में करवट बदलती है तो कभी मुझे उठाकर इधर उधर पटक देती है। तुम ही समझ लो, अगर इस बार जीत गए तो इससे जैसे चाहो हिसाब चुकता करना। राजकुमार हल्के से मुस्कुराकर बोला, अरे तुम लोग रानी को नाराज करने वाली बातें क्यों करते हो? कुछ ऐसा बोलो जिससे रात ठीक ठाक बीते। चंदन हार ने लंबी सांस ली और कहा, अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था, बेहद मेहनती और ईमानदार। हर दिन सुबह होते ही वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता, लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेच आता। जो कुछ भी पैसे मिलते उसी से अपने परिवार का पेट भरता। लकड़हारे के 4 बेटे थे और चारों ही बहुत समझदार और होशियार थे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि उनके माँ बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं। माता पिता खुद कभी कभी भूखे सो जाते, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा पेट भर खाना खिलाते। खुद पुराने कपड़े पहनते, लेकिन बच्चों के लिए अच्छे कपड़ों का इंतजाम करते। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक चमकते पत्थर पर पड़ी। पत्थर सूरज की रोशनी में इतना चमक रहा था कि उसकी आंखें चैंधियां गईं। उसने वह पत्थर उठाया और अपने पुराने कपड़े में लपेटकर घर ले आया। उसने सोचा, बच्चे इससे खेलेंगे। शाम को जब उसकी पत्नी ने झोपड़ी में दिया जलाने के लिए चिराग जलाया तो उसकी नजर ताक पर रखे उस पत्थर पर पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि दिए की लौ से कहीं ज्यादा चमक उस पत्थर से आ रही थी। पूरा कोना उजाले से भर गया था। पत्नी ने लकड़हारे को बुलाया और पत्थर दिखाया। लकड़हारा समझ गया कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है, जरूर यह कोई बहुमूल्य रत्न है जो शायद उनके बच्चों की तकदीर बदलने के लिए ही मिला है। अगले ही दिन वह पत्थर लेकर गांव के बड़े सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने जैसे ही पत्थर देखा, उसकी आंखें फैल गईं। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो बेशकीमती रत्न है, जिसकी असली कीमत लगाना भी आसान नहीं। फिर भी सुनार ने लकड़हारे को उस पत्थर की अच्छी कीमत दे दी। इतने सारे पैसे देखकर लकड़हारा बेहद खुश हुआ।
उसने उन पैसों से एक छोटी सी लकड़ी की दुकान खोल ली और अपने लिए एक छोटा सा पक्का मकान बनवा लिया। धीरे धीरे उसका काम अच्छा चलने लगा। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने चारों बेटों को अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई। जब समय आया तो 3 बेटों की शादी भी कर दी। कुछ साल बाद लकड़हारे ने अपनी सारी जमा पूंजी, जो भी संपत्ति थी, सब कुछ चारों बेटों में बराबर बांट दिया। बेटों ने भी अपने अपने हिस्से के पैसों से अलग अलग काम धंधे शुरू कर दिए। धीरे धीरे सबके काम में तरक्की होने लगी। अब बेटों ने सोचा कि माँ बाप ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अब हमारी बारी है कि हम उनके लिए कुछ करें जिससे उनके प्यार और परिश्रम का थोड़ा सा कर्ज उतार सकें। बड़ा बेटा अपने माँ बाप के लिए एक शानदार और बेहद सुंदर मकान बनवाता है, जिसमें आराम और सुख सुविधा की हर चीज मौजूद होती है। बड़ी बड़ी खिड़कियां, सजे संवरे कमरे, आरामदायक बिस्तर और बुजुर्गों की जरूरत का पूरा ख्याल रखा जाता है। दूसरा बेटा, जिसने थोड़ा अलग सोच रखा था, उसने मकान के सामने की जमीन पर एक सुंदर बाग लगवाया, जिसमें हरियाली से भरे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल और एक छोटा तालाब भी बनवाया। उस तालाब में कश्ती भी रखवाई ताकि माँ बाप कभी मन करे तो उसमें बैठकर बाग की सैर कर सकें, पानी की ठंडी लहरों में अपने मन का सुकून ढूंढ सकें। तीसरा बेटा माता पिता की आस्था और श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए उन्हें चारों धाम की यात्रा पर ले गया। उनके साथ हर तीर्थ स्थल पर गया, हर पूजा पाठ में साथ बैठा, माँ बाप को पवित्र नदियों में स्नान करवाया और उनकी आंखों में तृप्ति का भाव देखकर खुद भी संतोष पा लिया। माँ बाप के चेहरे पर खुशी देखकर उसे लगा, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। धीरे धीरे तीनों बेटे अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। सबने अपने अपने लिए अलग मकान बना लिए और अपने अपने परिवारों के साथ रहने लगे। उधर समय की मार और उम्र का असर धीरे धीरे उस लकड़हारे और उसकी पत्नी पर साफ दिखने लगा। दोनों अब बुढ़ापे की चौखट पर खड़े थे। शरीर कमजोर हो चुका था, बीमारियों ने धीरे धीरे अपने घेरे में ले लिया था। लकड़हारे की आंखों की रोशनी धुंधली पड़ चुकी थी और उसकी पत्नी के घुटनों में इतना दर्द रहने लगा कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। कभी जिस घर में रौनकें थीं, अब वही घर उन्हें काटने को दौड़ता था। इतने बड़े घर, खूबसूरत बाग और तालाब के बीच अब बस 2 बूढ़े शरीर ही रह गए थे, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तीनों बेटे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे, लेकिन इन सब के बीच एक इंसान था जो चुपचाप अपनी पूरी जिंदगी माँ बाप के कदमों में बिछा चुका था। सबसे छोटा बेटा। उस छोटे बेटे ने न तो कोई आलीशान मकान बनवाया, न बाग तालाब लगवाया, न ही किसी तीर्थ यात्रा पर ले गया, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ माँ बाप की सेवा में समर्पित कर दी। उसने शादी तक नहीं की ताकि कोई बीवी या बच्चे उसके और उसके माता पिता के बीच दीवार न बन जाएं। उसने अपना कारोबार भी अपने मुंशी को सौंप दिया ताकि खुद दिन रात माँ बाप की सेवा में लगा रह सके। जब तक उसके माँ बाप जीवित रहे, वह उनकी आंखें, उनके हाथ और उनके पैर बनकर उनके हर काम में साथ देता रहा। चंदन की लकड़ी से बने उस हार ने कहानी पूरी करके कहा, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा काम तो बड़े बेटे ने किया, जिसने माँ बाप को एक झोपड़ी से निकालकर शानदार महल में बसा दिया। राजकुमार ने तुरंत विरोध करते हुए कहा, नहीं, सबसे बड़ा काम तो तीसरे बेटे ने किया, जिसने चारों धाम की यात्रा करवाकर उनके जीवन को धन्य कर दिया। दोनों के बीच इस बात पर बहस शुरू हो गई। आवाजें ऊंची होने लगीं। रानी से अब चुप नहीं रहा गया। उसने झटके से अपने पैरों के सैंडल में लगी लकड़ी की चंदनमाला को निकाला और दूर फेंक दिया। फिर तेज आवाज में बोली, तुम दोनों उस बेटे का नाम क्यों नहीं ले रहे जिसने अपनी पूरी जिंदगी माँ बाप की सेवा में लगा दी, न शादी की, न परिवार बसाया, बस दिन रात अपने बूढ़े, कमजोर, बीमार माँ बाप की देखभाल करता रहा। रानी की आवाज में हल्का सा गुस्सा था, लेकिन उसमें छिपा स्नेह भी साफ झलक रहा था। राजकुमार ने यह सुनते ही एक जोरदार ठहाका लगाया और ऊंची आवाज में बोला, मारो ढोल, बजाओ नगाड़े। रानी एक ही रात में हार मान गई। मैं शर्त जीत गया। रानी को यह बात कचोट गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, इतनी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। मेरी आखिरी शर्त अभी बाकी है। अगर इसे पूरा न कर सके तो तुम्हारी सारी जीत धरी की धरी रह जाएगी। राजकुमार ने तुरंत पूछा,
वो शर्त क्या है? रानी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें मेरी आखिरी पहेली का सही जवाब देना होगा। अगर जवाब गलत हुआ तो सारी जीत बेकार। राजकुमार ने सिर हिलाया। बताओ क्या पहेली है? रानी ने पहेली सुनाई। एक ऐसी मां जो कभी ब्याही नहीं और उसने अपने ही बेटे पर सवारी की। बताओ ये कौन है? राजकुमार मन ही मन मुस्कुराया। यह पहेली तो उसके अपने राज्य की थी। उसने तुरंत जवाब दिया, यह बात उज्जैन नगरी की है। वहां के राजा ने बहुत दूर से अरबी घोड़े मंगवाए थे। राजा चाहते थे कि इन अरबी घोड़ों की नस्ल हमारे देश में बढ़े, इसलिए उन्होंने इन अरबी घोड़ों का मेल देसी घोड़ियों से करवाया। घोड़ियों ने गर्भ तो धारण कर लिया, लेकिन जब बच्चे जन्म लेने का समय आया तो कोई भी घोड़ी इन विदेशी नस्ल के बच्चों को जन्म नहीं दे सकी। मजबूरन राजा ने घोड़ियों का पेट चीरकर उन बच्चों को निकाला। इसके बाद उन मरी हुई घोड़ियों की खाल से घोड़ों की पीठ पर रखने के लिए चमड़े की काठी बनाई गई। इस तरह वह घोड़ी मां तो बनी, लेकिन ब्याही नहीं, और उसकी खाल यानी मां की खाल ही उसके बच्चों की सवारी बनी। राजकुमार ने यह पहेली सुलझा दी और जीतकर खुशी खुशी वहां से चल दिया। रानी का दिल भारी हो गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह खुद से ही कहने लगी, मेरी भी कैसी किस्मत है। राजा महाराजाओं का ख्वाब देखा था, लेकिन मेरा भाग्य तो एक साधारण गरीब के बेटे से जुड़ गया और अब वह भी चला गया। रानी का मन इतना भर आया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू पोंछने के लिए उसने अपना आंचल उठाया। तभी उसका ध्यान उस आंचल पर गया जो राजगद्दी के नीचे लटक रहा था। आंचल पर कुछ लिखा हुआ था। रानी ने जल्दी जल्दी अपनी आंखें साफ कीं और ध्यान से पढ़ने लगी। उस पर लिखा था, मैं उज्जैन का राजा तुम्हें अपनी रानी बनाने आया था। अगर तुम्हारा बेटा मुझे छल करेगा तब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। रानी यह पढ़ते ही रोते रोते हंस पड़ी। उसे दिल से सुकून मिला कि चलो, कोई गरीब युवक नहीं बल्कि एक बड़ा राजा उसे हराने आया था। उधर राजकुमार ने उन 52 राजाओं को उनकी कैद से आजाद कर दिया और उन्हें अपने साथ ले चला। चलते चलते उसने उन सब से कहा, पहले आप सब मेरे पिता के सामने जाकर चक्की पीसेंगे, फिर अपने अपने राज्यों में लौट सकेंगे। सभी राजाओं ने सिर झुका दिया, क्योंकि वे उसकी चतुराई और वीरता से बेहद प्रभावित थे। उज्जैन पहुंचकर राजकुमार ने अपने तीनों ख्वाब सच करके दिखा दिए। उसके पिता राजा बेटे की जुदाई में वैसे ही दुखी थे, लेकिन जब उन्होंने अपने वीर और समझदार बेटे को सामने देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजा ने पूरे राजपाट की जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंपी और खुद भक्ति और साधना में लीन हो गए। लेकिन इधर वह रानी भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने सुंदर, युवा और नाच गाने में निपुण लड़कियों की एक टोली तैयार की और उनके साथ उज्जैन जा पहुंची। उनकी टोली की कला और सुंदरता की चर्चा पूरे उज्जैन में फैल गई। जिसे देखो वही उनकी अदाओं का दीवाना बन जाता। शहर के हर गली मोहल्ले में उनके नाच गाने की धूम मच गई। यह खबर जब राजमहल तक पहुंची तो युवा राजा का भी मन देखने को ललचाने लगा। उसने संदेश भिजवाया कि यह टोली राजमहल में आकर नृत्य और संगीत की प्रस्तुति दे, बदले में भरपूर इनाम मिलेगा। लेकिन मंडली की मुखिया ने साफ मना कर दिया। उसने कहलवाया। यह बात राजा को खटक गई, लेकिन जिज्ञासा भी बढ़ गई। आखिरकार एक दिन राजा खुद अपनी शाही सवारी लेकर उस नाचने गाने वाली टोली को देखने पहुंचा। लड़कियों ने ऐसा मोहक नृत्य किया कि राजा मंत्रमुग्ध रह गया। उसने ढेर सारा इनाम भी दिया, लेकिन राजा की उत्सुकता उस मंडली की मुखिया से मिलने की थी। जब राजा ने मिलने की इच्छा जताई तो लड़कियों ने कहा, हमारी मालिक किसी से नहीं मिलती। राजा ने हंसकर कहा, जाकर कह दो उज्जैन का राजा खुद उनके दरवाजे पर खड़ा है, क्या इतनी भी मेहमान नवाजी नहीं करोगी? यह संदेश पाते ही भीतर से बुलावा आ गया। जैसे ही राजा भीतर पहुंचा और उसकी नजर उस युवती पर पड़ी जो वहां चौकी पर बैठी थी, तो एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। वह युवती इतनी सुंदर थी कि चांद की चमक भी उसके आगे फीकी पड़ रही थी। राजा तो उसकी ओर बस देखता ही रह गया, जैसे उसकी आंखें किसी जादू में बंध गई हों। कुछ पल बाद जब युवती ने मुस्कुराकर राजा का अभिवादन किया, तब जाकर राजा को होश आया। युवती ने खुद ही बताया,
मैं मगध राज्य से आई हूं। मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैंने नाच गाने का यह काम शुरू किया ताकि अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। यह सुनकर राजा का दिल भर आया, लेकिन उसके मन में यह सवाल भी उठा कि आखिर इतनी सुंदर और कला में निपुण युवती राजमहल छोड़कर ऐसे घूम घूम कर क्यों नाच रही है। राजा की उत्सुकता बढ़ने लगी, लेकिन युवती की मुस्कान में कोई गहरी बात छुपी थी जो राजा समझ नहीं पा रहा था। राजा तो अब रोज ही आने लगे। धीरे धीरे उनकी चाहत बढ़ती गई। एक दिन राजा ने उस लड़की से कहा, मैं तुम्हें अपने महल में ले जाना चाहता हूं, अपनी रानी बनाना चाहता हूं। लड़की ने सिर झुका लिया और बोली, मैं एक सीधी सादी कुलीन घराने की लड़की हूं। अगर आपको मुझसे नाता जोड़ना है तो पहले विधि विधान से विवाह करना होगा। राजा तो उसके रूप और व्यवहार पर वैसे ही मोहित थे। तुरंत राजी हो गए। विधिवत विवाह हुआ और कुछ समय बाद लड़की ने राजा से अपने मायके जाने की इच्छा जताई। राजा ने लाख समझाया, तुम यहीं रहो, अपने माता पिता को भी बुला लो, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन लड़की ने साफ कह दिया, मेरे मां बाप अपना घर गांव छोड़कर यहां कभी नहीं आएंगे, मुझे ही जाना होगा। राजा मजबूर हो गए। जाते समय लड़की ने राजा से एक अनुरोध किया, मुझे अपनी एक निशानी दे दीजिए ताकि वक्त जरूरत पर आपको याद दिला सकूं कि मैं कौन हूं। राजा ने अपनी खास तलवार और अंगूठी उसे दे दी। लड़की अपने देश लौट आई। कुछ समय बाद लड़की मां बनी। उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया जो बिल्कुल राजा की तरह दिखता था। रानी ने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, उसे हर सुख सुविधा दी। लेकिन बच्चा अक्सर एक सवाल करता, मां, मेरे पिताजी कहां हैं? सबके पिताजी होते हैं, मेरे क्यों नहीं? रानी बहाने बनाकर टाल देती, बेटा, तुम्हारे पिताजी परदेस गए हैं, जब तुम 12 साल के हो जाओगे तब आएंगे। समय बीतता गया। आखिर वो दिन आ गया जब राजकुमार 12 साल का हुआ। उसने मां से जिद पकड़ ली, अब मैं 12 साल का हो गया हूं, पिताजी क्यों नहीं आए? बताइए वो कहां हैं? अब तो मैं उन्हें खुद ढूंढ कर लाऊंगा। रानी बहुत टालती रही, पर बेटे की जिद के आगे हार मान गई। उसने पूरी कहानी बेटे को सुना दी। वो दुपट्टा दिखाया जिस पर राजा का संदेश लिखा था, अंगूठी और तलवार भी दिखाई। राजकुमार की आंखों में जोश भर गया। अब तो मैं उज्जैन जाकर अपने पिताजी को वापस लाकर ही रहूंगा। रानी का दिल कांप उठा। उसे डर था कि नाजुक सा बेटा इतनी बड़ी यात्रा कैसे करेगा, लेकिन बेटे की आंखों में अपने पिता को देखने की तड़प देखकर उसने राजा की निशानियां और कुछ जरूरी चीजें बेटे को सौंप दी। राजकुमार ने उज्जैन की ओर कदम बढ़ा दिए। रास्ते में तरह तरह के वेश बदलकर वह सफर करता रहा। उज्जैन पहुंचने के बाद उसने अपनी शरारतों से पूरे शहर में टहलका मचा दिया। कभी किसी औरत के सिर से मटका गिरा देता, कभी घाट पर नहाते लोगों के कपड़े गायब कर देता, हलवाई की दुकान पर मिठाइयां उठा लेता, तो कभी किसी शादी में घुसकर दूल्हे की पगड़ी ही खोल देता। सबसे ज्यादा परेशानी उसने महल के मोटे सिपाहियों को दी। वो कभी उनके पेट पर गुलेल से निशाना लगाता, कभी उनके सिर से पगड़ी उड़ा देता। सिपाही आपस में लड़ते झगड़ते कि आखिर ये शरारती कौन है। शहर में हाहाकार मच गया। आखिर ये है कौन जो हवा की तरह आता है और आंखों से ओझल हो जाता है। राजा के कानों तक भी ये खबर पहुंची। उन्होंने दरबार में कोतवाल को बुलाकर डांटा, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे सिपाही एक बच्चे को पकड़ नहीं पा रहे? कोतवाल ने सिपाहियों की पहरेदारी बढ़ा दी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो लड़का उनके सामने से ही गुजर जाता और कोई उसे पकड़ नहीं पाता। अंत में कोतवाल ने खुद उस चोर को पकड़ने की ठानी। उसने पता लगाया कि वो लड़का बाहर से आकर शहर में हंगामा मचाता है और फिर शहर के दरवाजे से बाहर भाग जाता है। कोतवाल ने सोच लिया, ये लड़का रात में भागता है, लेकिन रात को शहर का दरवाजा तो बंद हो जाता है, ना तो वो नदी में छुप सकता है ना जंगल में। अब अगर मैं खुद दरवाजे पर पहरा दूं तो उसे पकड़ सकता हूं। उस रात कोतवाल ने शहर का दरवाजा बंद कर दिया, सिर्फ एक आदमी के निकलने लायक जगह छोड़ी। वहां उसने लकड़ी का एक ऐसा पाट रखा जिसे पार करते ही पैर फंस जाए। वो खुद एक ओर छुपकर खड़ा हो गया। शाम का समय था, हल्का अंधेरा छा रहा था। तभी धोबी घाट की तरफ से एक जवान बेहद सुंदर लड़की आती दिखाई दी। उसके पैरों में बंधी पायल छन छन बज रही थी। उसकी चाल में ऐसा नशा था
कि हर निगाह उसी पर टिक जाती। उसकी आंखें गहरी थीं, चेहरा चांद जैसा चमक रहा था। वो लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और कोतवाल की आंखें आश्चर्य से फैली जा रही थीं। कोतवाल साहब तो हैरान रह गए। जैसे ही वो लड़की दरवाजे के करीब पहुंची, कोतवाल फौरन दौड़कर आए और बोले, अरे भाई, जरा इस लकड़ी वाले पेड़ पर पैर मत रखना, तुम्हारे कोमल पैरों में चोट लग जाएगी। लड़की मुस्कुराई और बोली, ये क्या है और आप यहां क्यों बैठे हैं? कोतवाल ने थोड़ा अकड़ कर कहा, मैं इस शहर का कोतवाल हूं, तुम्हें पता नहीं होगा, इन दिनों एक शरारती लड़के ने पूरे शहर में हड़कंप मचा रखा है, उसी को पकड़ने के लिए यहां बैठा हूं। लड़की ने हैरानी जताई, अच्छा, पर यह लकड़ी का पेड़ किसी चोर को कैसे पकड़ेगा? कोतवाल मुस्कुराते हुए बोलर, अरे भाई, ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये तो चोर पकड़ने की मशीन है। जैसे ही चोर इस पर पैर रखता है, उसके दोनों पैर इसमें फंस जाते हैं और बिना चाबी के खुलते ही नहीं। लड़की ने चैंकते हुए कहा, अच्छा, तो जरा मुझे दिखाइए ना, कैसे फंसते हैं पैर? कोतवाल तो पहले ही उस लड़की की मासूमियत और खूबसूरती पर लट्टू थे। बोले, अरे नहीं भाई, तुम्हारे पैर क्यों फंसाऊं, मैं खुद दिखाता हूं। यह कहते हुए जैसे ही कोतवाल साहब उस पेड़ पर चढ़े, उनके दोनों पैर बुरी तरह फंस गए। लड़की ने भोलेपन से पूछा, अब ये कैसे खुलेंगे? कोतवाल ने जेब से चाबी निकाल कर दी और बोले, इससे खोल देना भाई। लड़की ने चाबी हाथ में ली, मुस्कुराई और अचानक कोतवाल की टोपी भी उतार ली। अब तक घना अंधेरा छा चुका था। लड़की ने कोने में जाकर फटाफट कपड़े बदले और कोतवाल की टोपी पहन ली। वो लड़की कोई और नहीं, वही राजा का बेटा था। उसके कद काठी और चाल ढाल से वो अंधेरे में पूरा जवान आदमी लगता था। दरवाजे पर खड़े सिपाहियों के पास जाकर उसने आवाज बदलकर कहा, दरवाजा बंद कर दो, चोर पकड़ने की मशीन लगा दी है, अब चोर खुद ही फंस जाएगा, हम अब घर जा रहे हैं। सिपाहियों ने बिना कुछ सोचे दरवाजा बंद कर दिया। उधर बेचारे कोतवाल, जो पेड़ में फंसे हुए थे, चिल्लाते रहे, अरे दरवाजा खोलो, मैं कोतवाल हूं। पर सिपाहियों ने उनकी बात सुनी ही नहीं, उल्टा उन्हें पत्थर मारकर चिढ़ाने लगे। देखो, चोर तो खुद को कोतवाल बता रहा है। राजा का बेटा मस्ती में शहर के भीतर चला गया और बेचारा कोतवाल पूरी रात पेड़ में फंसा तड़पता रहा। सुबह जब दरवाजा खुला तो सिपाहियों ने देखा कि वो सच में कोतवाल ही थे। सबके सब हैरान रह गए। अब सारा शहर जान गया कि कोई चालाक लड़का सबको मूर्ख बना रहा है। 2 दिन तक शर्म के मारे कोतवाल घर से बाहर नहीं निकले। तीसरे दिन हिम्मत करके दरबार पहुंचे और राजा के सामने सारी बात रखी। उसी समय दरबार में राजा के सारे रिश्तेदार मौजूद थे, जो खुद को ठाकुर कहलाते थे। ठाकुरों ने गुस्से में कहा, महाराज, आपके सिपाही और कोतवाल तो बिल्कुल निकम्मे साबित हुए हैं। एक मामूली लड़का पूरे शहर को नचा रहा है। अगर हमें इजाजत दें तो हम उसे पकड़कर आपके सामने पेश करेंगे। राजा ने इजाजत दे दी। सारे ठाकुर दरबार से निकलकर आपस में बातचीत करने लगे। चलो, पहले बैठकर सोचते हैं कि इस लड़के को पकड़ने की शुरुआत कैसे करें। वे सब एक जगह बैठकर मंथन कर ही रहे थे कि तभी एक 12-14 साल का दुबला पतला लड़का सिर पर टोकरी रखे उनके पास आया। टोकरी में लाल पीले तेल की छोटी बड़ी शीशियां सजी हुई थीं। वो मजे से गा रहा था, तेल मालिश, दिमाग की भी मालिश, शरीर भी तंदुरुस्त, दिमाग भी तेज। ठाकुरों ने उसे डांटकर भगाना चाहा। भाग यहां से, हम बड़े काम में लगे हैं, हमें तेरा तेल नहीं चाहिए। लड़के ने हंसते हुए कहा, अरे सरकार, एक बार मालिश करवा लीजिए, ऐसा दिमाग खुलेगा कि ये शरारती लड़का खुद ब खुद पकड़ में आ जाएगा। ठाकुरों को लड़के की बात में मजा आ गया। बोले, अच्छा चल, जरा देख तो तेरा तेल क्या कर सकता है। लड़का एक खास तेल निकाल लाया, जिसे लगाने के बाद अगर शरीर पर पानी पड़ जाए तो वो सूखने के बजाय फूल कर अजीब शक्ल में आ जाता था। लड़के ने बड़े प्रेम से सबकी मालिश शुरू की। कोई कंधा दबा रहा था, कोई पीठ, कोई सिर, सबको मजा आ रहा था। सबने उसकी खूब तारीफ की। मालिश पूरी होने के बाद लड़के ने कहा, अब एक बार तालाब में डुबकी लगाइए, पूरा बदन तरोताजा हो जाएगा। ठाकुरों को तो मालिश के बाद नहाना ही था। सबके सब खुशी खुशी तालाब में उतर गए। इधर लड़का उनके सारे कपड़े, पगड़ी और हथियार लेकर चंपत हो गया। जब ठाकुर तालाब से बाहर निकले
तो सबका शरीर तेल के कारण फूलकर अजीब सी शक्ल का हो गया। खुद को भी पहचानना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से जब कपड़े भी आए और पता चला कि ये राजा के खास रिश्तेदार हैं, तब लोगों ने थोड़ा लिहाज किया। मगर हालत ऐसी थी कि दिन दहाड़े वो अपने घर भी नहीं जा सकते थे। मजबूरी में पास ही एक कोने में छिपकर बैठ गए। ठंडी हवा बदन से टकराई तो पहले से सूझा हुआ शरीर और भी दुखने लगा। बैठे बैठे अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि कहां राजा के रिश्तेदार होने का गुमान था और कहां आज इस हालत में फंस गए। उधर वो लड़का जिसने ये सारा खेल रचा था, वो सीधा उन ठाकुरों के घर पहुंचा। घर घर जाकर उनकी बीवियों से बोला, ठाकुर साहब ने कहलवाया है कि वो आज रात घर नहीं आएंगे। राजा ने उन्हें बहुत जरूरी जिम्मेदारी सौंपी है, चोर को पकड़ने का काम, इसलिए हो सकता है कि वो रात भर बाहर ही रहें। हां, एक बात ध्यान रखना, आज रात अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना, हो सकता है चोर आ जाए। ऊपर से ही तैयार रहना। छत पर बैठकर पास में पिसी हुई लाल मिर्च, कूड़ा और मिट्टी रखना। अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो बिना देखे सब ऊपर से डाल देना। ठाकुरों की बीवियां बड़ी खुश हुईं कि उनके पति कितने जिम्मेदार हैं, राजा का काम संभाल रहे हैं। उन्होंने लड़के की बात गांठ बांध ली और रात भर तैयार रहने लगीं। जैसे ही रात गहरी हुई, ठाकुर लोग चुपके चुपके अपने घरों की तरफ लौटे। सोचा किसी को खबर न लगे, बस धीरे से दरवाजा खटखटा देंगे और अंदर घुस जाएंगे। मगर हुआ उल्टा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, ऊपर से बीवियों ने पूरी ताकत से कूड़ा, मिट्टी और पिसी मिर्च बरसा दी। ऊपर से चिल्लाती रहीं, हमारे ठाकुर ऐसे नहीं हो सकते, हमारे ठाकुर तो राज दरबार में बैठे होंगे, तुम जरूर कोई चोर हो। ठाकुर लोग चीखते चिल्लाते रहे कि हम ही तुम्हारे ठाकुर हैं, मगर बीवियां मानने को तैयार नहीं। पूरी रात यही तमाशा चलता रहा। सुबह हुई, उजाला फैला, तब जाकर बीवियों को समझ आया कि ये सच में उनके ही ठाकुर हैं। मगर तब तक हालत खराब हो चुकी थी। सूजे हुए चेहरे, लाल आंखें, बदन में मिट्टी चिपकी हुई, सिर पर मिर्च का असर, सब मिलाकर बुरी दशा हो गई। अब ठाकुरों को पूरा यकीन हो गया कि इस चोर से भिड़ना आसान नहीं है। आखिरकार ठाकुरों ने हार मानकर राजा के पास संदेश भिजवाया, हमसे ये चोर नहीं पकड़ा जाएगा, ये बड़ा चालाक है। राजा ने ऐलान करवाया, जो कोई भी इस चोर को पकड़कर लाएगा उसे शानदार इनाम दिया जाएगा। इनाम का ये ऐलान पूरे शहर में फैल गया। यहां तक कि शहर की तवायफों, नाचने गाने वाली औरतों तक ये खबर पहुंच गई। उन्होंने सोचा, अरे ये इनाम तो हमें ही मिलना चाहिए। हमारे नखरों और अदाओं के सामने ये चोर ज्यादा देर टिक ही नहीं पाएगा। उनमें से कुछ पुरानी अनुभवी औरतें, जो अपने जमाने में बड़े बड़े सूरमाओं को पटखनी दे चुकी थीं, वे राजा के पास पहुंचीं और बोलीं, महाराज, हमें भी इजाजत दीजिए, हम भी इस चोर को पकड़ने की कोशिश करना चाहती हैं। राजा, जो पहले ही परेशान था, उसने बिना कुछ सोचे इजाजत दे दी। शाम होते होते वो सारी औरतें चौराहे पर जुट गईं। अपने अपने तरीके से सोचने लगीं कि इस चोर को कैसे पकड़ना है। इसी बीच एक लड़का ठेले पर चटपटी चाट लेकर वहां पहुंचा। वो जोर जोर से आवाज लगा रहा था, ए बाई जी, देखिए कैसी लाजवाब चटपटी चाट बनाई है, एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। औरतों के मुंह में पानी आ गया। सबने खूब मजे लेकर चाट खाई, तारीफ भी की, मगर उन्हें क्या पता था कि उस चाट में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। चाट खाते ही सब एक एक कर गिर पड़ीं और गहरी नींद में सो गईं। अब चौराहा सुनसान हो गया। लड़के ने एक एक करके सबकी चोटियां एक दूसरे से बांध दीं और आखिरी औरत की छोटी को पास के पेड़ की ऊंची डाल से बांध दिया। फिर वो आराम से वहां से निकल गया। सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि शहर की सारी नामी गिरामी नाचने गाने वाली औरतें पेड़ से लटकी झूल रही हैं। किसी की छोटी हवा में लहर रही थी तो कोई नीचे लटक कर कराह रही थी। जब उन औरतों को होश आया और अपनी हालत देखी तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। चोर को जितनी गालियां दे सकती थीं, सब दे डालीं। किसी की इज्जत धूल में मिल चुकी थी तो कोई अपनी सूरत छुपा रही थी। जब ये खबर राजा तक पहुंची तो पहले तो उसे हंसी आ गई, फिर हैरानी हुई कि ये चोर वाकई बड़ा तेज है। राजा ने ठान लिया कि अब तो खुद ही इस चोर को पकड़ना पड़ेगा। राजा ने अपने खास सिपाहियों से पता करवाया कि चोर दिन भर तो बाहर ही रहता है, मगर शाम होते होते शहर में दाखिल होता है।
राजा ने उसी के मुताबिक योजना बनाई। वो अपने पूरे सिपाहियों और सैनिकों के साथ शहर के बाहर तक पहुंचा और सबको शहर के अंदर ही तैनात कर दिया। खुद राजा तैरते हुए धोबी घाट की तरफ निकल गया। अब शाम का अंधेरा फैलने लगा था और सारे धोबी अपने अपने गधों के साथ धीरे धीरे शहर में लौट रहे थे। नदी किनारे जहां हल्की चांदनी पानी पर अपनी परछाई बिछा रही थी, वहीं एक लड़का बैठा कपड़े धो रहा था। बाकी सारे धोबी अपने गधों के साथ कब के लौट चुके थे, मगर ये लड़का अब भी वहीं बैठा था। राजा धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। रात गहरा चुकी थी, हवा में हल्की ठंडक थी और पानी के बहाव की हल्की आवाज चारों तरफ पसरी थी। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे सब लोग तो चले गए, तुम अभी तक क्यों रुके हो? लड़के ने सिर उठाकर कहा, हुजूर, एक आदमी अपने कपड़े धोने को दे गया था। उसने कहा था कि दिन में नहाने का समय नहीं मिला तो रात में ही नहाएगा। उसने कहा है कि जब तक वो लौट कर ना आए मैं यहीं बैठा रहूं। देखिए, उसने मुझे कुछ पैसे भी दिए हैं। राजा समझ गए कि यही लड़का उस चोर का राजदार है जो पूरे शहर को नचा रहा है। राजा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, वो आदमी कहां गया? लड़के ने नदी की तरफ इशारा किया। वो देखिए, पानी में तैर रहा है। राजा ने देखा, पानी में एक सिर ऊपर नीचे हो रहा था, मानो कोई डुबकी लगा रहा हो। राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मन ही मन सोचा, आज तो ये भाग कर नहीं जा सकता। राजा ने लड़के से कहा, देखो, अगर तुम थोड़ी देर के लिए अपने कपड़े, ये धोती कुर्ता और पगड़ी हमें दे दो तो हम तुम्हें 5 सोने की मुद्राएं इनाम में देंगे। तुम्हारा भला भी हो जाएगा और हमारे लिए चोर को पकड़ना आसान हो जाएगा। लड़के की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी खुशी अपने कपड़े राजा को दे दिए। राजा ने वहीं धोती कुर्ता पहन लिया और उसी घाट पर बैठकर चोर के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। इधर लड़का राजा के राजसी कपड़ों में शाही अंदाज में चल पड़ा और शहर के फाटक पर जा पहुंचा। पहरेदारों ने उसे दूर से देखा। शाही पोशाक और पगड़ी में देखकर पहचाना नहीं, पर मान लिया कि राजा ही लौट रहे हैं। लड़के ने शान से ऐलान कराया, राजा साहब महल लौट रहे हैं, चोर आज हाथ नहीं आया। रात का अंधेरा और आधी रोशनी में सिपाहियों को शक भी नहीं हुआ। वो हाथ जोड़कर झुक गए और लड़का शान से हाथी पर चढ़कर महल के अंदर चला गया। बिना किसी शक सवाल के वह सीधा राजा के शयन कक्ष में पहुंचा। बिस्तर पर आराम से चादर ओढ़कर सो गया। इधर नदी किनारे बैठे राजा का सब्र टूटने लगा। काफी देर हो गई, न कोई चोर बाहर आया, न ही कोई हलचल हुई। ठंड भी बढ़ने लगी। राजा ने धीरे से आवाज लगाई, अरे भाई, अब तो बाहर आओ, बहुत देर हो गई है। कोई जवाब नहीं आया। राजा धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़े, कंकड़ पत्थरों पर संभलते हुए आगे बढ़े और उस तैरते हुए सिर के करीब पहुंचे। हाथ डालकर जब सिर को छुआ तो वो लकड़ी का निकला, एक नकली सिर, जिसे ऊपर से बाल और चेहरे का रंग देकर इंसान जैसा बनाया गया था। राजा माथा पकड़कर रह गए। धोखा दे गया कमबख्त! उन्होंने गुस्से से अपने ही माथे पर हाथ मारा। हिम्मत जुटाकर किसी तरह घाट से बाहर निकले और शहर की ओर बढ़े। शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदार ने रोक लिया। राजा का हुक्म है, रात को दरवाजा नहीं खोला जाएगा। राजा ने गहरी सांस ली। कोतवाल और ठाकुरों की हालत उन्हें याद आ गई, जिन्हें चोर ने रात भर दरवाजे के बाहर बिठा दिया था। राजा ने सोचा, अपनी बेइज्जती करवाने से अच्छा है चुपचाप यहीं बैठकर रात गुजार ली जाए। सुबह दरवाजा खुला तो राजा अपनी पगड़ी से चेहरा छुपाते हुए अंदर घुसे और सीधे महल की तरफ बढ़े। महल में पहरेदारों ने राजा को धोबी के कपड़ों में देखकर चैंक गए। ये कौन है? कोई कुछ समझ नहीं पाया। पूछने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। राजा चुपचाप अपने शयन कक्ष में पहुंचे। अंदर का नजारा देखकर राजा के कदम ठिठक गए। उनके ही बिस्तर पर कोई और उनकी चादर ओढ़े गहरी नींद में सो रहा था। राजा ने धीरे से चादर खींची। चादर हटते ही वहीं लड़का सामने था। मासूम चेहरा, हल्की मुस्कान और निश्चिंत नींद। राजा कुछ देर उसे निहारते रहे, मानो बीते दिनों की कोई धुंधली तस्वीर सामने आ गई हो। फिर उन्होंने खुद को संभाला और कड़क आवाज में पूछा, अरे भाई, तू कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ा है? लड़का घबरा कर उठ बैठा। उसने झटपट राजा के पैरों में सिर झुका दिया। अपने झोले से एक दुपट्टा, राजा की दी हुई अंगूठी और एक कतरन निकाली और राजा के सामने रख दी। राजा सब समझ गए। आंखों में नमी उतर आई।
वो आगे बढ़े और लड़के को गले से लगा लिया। ये तो उनका ही बेटा था, वो बेटा जिसे उन्होंने सालों पहले रानी से दूर कर दिया था, ये कहकर कि जब तेरा बेटा मुझे भी धोखा दे देगा तभी मैं तुझे लेने आऊंगा। आज वो शर्त पूरी हो चुकी थी। राजा ने भावुक होते हुए कहा, तूने वाकई मुझे भी मात दे दी बेटा, अब चल तेरी मां को लेने चलते हैं। राजा ने पूरे राजकीय लाव लश्कर के साथ देवरानी के नगर में धूमधाम से प्रवेश किया। पूरी इज्जत और मान सम्मान के साथ रानी को लेकर उज्जैन लौटे। इसके बाद राजा, रानी और उनका बेटा तीनों के दिन हंसी खुशी गुजरने लगे। राजमहल में अब खुशियों की रौनक थी और परिवार के मिलन की कहानी इतिहास बनकर उज्जैन की गलियों में सुनाई देने लगी। तो दोस्तों, इतनी सी थी कहानी। आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, रोमांचक, जादुई और पुरानी काल्पनिक कहानियां पसंद हैं, तो स्टोरी मग को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और रहस्यमयी, अद्भुत और दिमाग हिला देने वाली कहानी में हर मंगलवार और शुक्रवार शाम 7 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ही ख्याल रखें। खुश रहें। राधे राधे।